नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बांकेपुर उपचुनाव, जहां बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला बन चुका है, इसको लेकर हम बात करेंगे। प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा होने जा रही है। दूसरी जो चर्चा होने वाली है वो इस बात की है कि क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति पीके के लिए प्रचार करेंगे और क्या कोई स्टार कैंपेनर चुनाव का मूड बदल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे डिलिमिटेशन का नया ड्राफ्ट, जिसमें बिहार की 40 लोकसभा सीट बढ़ाकर 60 करने का प्रस्ताव है। तो क्या ये बिहार की राजनीति का गेम चेंजर बनेगा या नए सियासी विवाद की ये शुरुआत होगी? इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप झा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका मैत्री। सर, हम लोग बांकेपुर बाईपोल के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल बैटल बन गया है अभी ये। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी जो हैं वो कायस्थ फेस अभिषेक कुमार पर दाव लगाया है और आरजेडी ने पिछली रनर अप जो रेखा गुप्ता है उनको फिर से मौका दिया है। और इस बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं और इस सीट पर 14% कायस्थ, 9% वैश्य और 7% भूमिहार जाति के वोटर्स हैं, 7% ब्राह्मण और 5% राजपूत और 8.04% एससी वोटर्स हैं। ऐसे में सिर्फ कैंडिडेट नहीं बल्कि कास्ट इक्वेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ और वोट कंसोलिडेशन तय करेगा कि बांकेपुर का किला किसके नाम होगा। खैर, ऐसे में जो कायस्थ, वैश्य और सवर्ण वोटों पर जिस ऐसे चर्चा हो रही है कि बांकेपुर में ये अहम रोल जो है वो प्ले करेंगे, तो आपको सर क्या लगता है, क्या सारी पार्टी से जिस तरह से उम्मीदवार अब तो उतर गए हैं, तो बांकेपुर का ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है या लड़ाई जो है वो दो दलों या दो नेताओं में साफ साफ दिख रही है? किसके पक्ष में बैठेगा सियासी समीकरण? तो मतलब मैं कह रहा था कि 1990 से बिहार की राजनीति में विशेषकर पटना की जो 4 विधानसभा सीटें हैं शहरी, जिसमें अब आता है पटना साहिब, कोबरार, बांकीपुर और बीना। पहले परिसीमन जो 2009 में हुआ उससे पहले ये चारों सीटें 3 विधानसभा सीट के अंतर्गत आती थी, पटना पूर्व, पटना मध्य और पटना पश्चिम। तो 1990 से अब तक इस पटना की ये चारों विधानसभा सीट पर जो चुनावी मुकाबला हुआ है वो भाजपा वर्सेस अदर्स का हुआ है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही वोट डाले जाते रहे हैं। पटना मध्य से आपको पता है कि इन तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव ऐसे विधायक हुआ करते थे। पटना पूर्व से जो पटना साहिब के रूप में जाना जाता है नंद किशोर यादव, पटना मध्य जो अब कुम्हरार विधानसभा सीट के रूप में जाना जाता है, यहाँ से सुशील कुमार मोदी, और पटना पश्चिम से नितिन नवीन के पिता पहली बार 1995 में जीते थे। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई चुनाव नहीं हारी है पटना की उन 3 सारी विधानसभा सीटों पर, जो अब 4 सीटों में विभाजित हो चुकी है। एक नई सीट और दीघा बन गई है इन्हीं 3 विधानसभा सीटों को विभाजित करके। ठीक है, जहां 2 परिसीमन के बाद भी देख लीजिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो नितिन नवीन लगातार 4 चुनाव जीते, 10, 15, 20 और 2025 का अब मार्जिन देखिए आप मैत्री। ठीक है, इसीलिए इस सीट पर यह कल्पना करना कि बीजेपी हारेगी, तो बीजेपी अगर हारेगी तो यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा। यह वैसा ही चमत्कार होगा कि अगर जिस प्रकार से पूरे देश को चौंकाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 200+ सीटें जीतकर सरकार बनाना बीजेपी का जितना बड़ा चमत्कार था, उतना ही बड़ा चमत्कार होगा अगर बांकीपुर में बीजेपी हार जाए तो। चाहे बीजेपी का उम्मीदवार कोई नहीं हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है मैत्री। नंबर 1 बात। नंबर 2, जहां तक आपने कहा प्रशांत किशोर या फिर रेखा देवी और उर्फ रेखा गुप्ता की, देखिए पटना की इन चारों विधानसभा सीटों पर जाति के आधार पर वोट नहीं डाले जाते। आप ट्रेंड देखिए, यहाँ से मारवाड़ी भी चुनाव जीतते रहे हैं, यानी सुशील कुमार मोदी की कोई जातीय पहचान नहीं थी, कोई जातीय समीकरण नहीं हुआ करता था। पटना आप पूर्वी में जहाँ नंद किशोर यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, लगातार जीतते रहे, तो वहां पर इनकी जाति के लोग भी बीजेपी को वोट नहीं देते थे। उनकी जाति के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डालते थे, फिर भी नंद किशोर यादव चुनाव जीतते थे। तो ये जो 2, 4, 5 फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे
रही बात प्रशांत किशोर की, तो मेरा तो मानना है कि 99% स्थिति यही बनेगी बांकीपुर में कि प्रशांत किशोर और रेखा कुमारी दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। कौन दूसरे नंबर पे आएगा, ये बिहार की राजनीति में पहला सवाल है। जो दूसरे नंबर पर आएगा वही भविष्य में बिहार में पहले नंबर पे आ सकता है। रही बात आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, सबसे बड़ी कमी बिहार के विपक्ष में, मैंने इससे पहले भी कई डिबेट में कहा है मैत्री, बिहार में विपक्ष का ये दुर्भाग्य है और ये सबसे बड़ा एक संकट है जो समझ नहीं पा रहा है कि बिहार में आज तक जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए, चाहे पहली बार 1967 में हुआ हो या अंतिम बार 2005 में हुआ हो, हर बार सत्ता का परिवर्तन जनता के बीच संघर्ष से हुआ है, जन संघर्ष से हुआ है। बगैर जन संघर्ष के सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। हर चुनाव का मैं विवरण बता सकता हूँ आपको, चूंकि उतना समय नहीं है इसलिए। अदरवाइज एक बार भी परिवर्तन सत्ता का बिना जन संघर्ष से नहीं हुआ है। लेकिन क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जब से नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा में, तब से कोई सड़क पर जाकर जनता के बीच जाकर कोई संघर्ष किया है तेजस्वी यादव ने? नहीं किया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इसलिए है क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र है। आप याद कीजिए पिछले वर्ष इसी महीने के आसपास बाढ़ आया था जिसमें तेजस्वी यादव का अपना विधानसभा क्षेत्र राघोपुर विधानसभा सीट भी बाढ़ प्रभावित था। वहां तेज प्रताप यादव जिनसे अलग होकर वो भंडारा चला रहे थे राघोपुर में, लेकिन तेजस्वी यादव देखने भी मिल गए थे। ठीक है, वहां का दौरा नहीं किया था। आज बिहार में कई घटनाएं घटी है मत रही, तेजस्वी यादव वहां नहीं जा रहे हैं। नेता विपक्ष की भूमिका, चाहे कोई भी नेता विपक्ष रहा हो बिहार में, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हो, सुशील मोदी रहे हो, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी जब विपक्ष में हुआ करते थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे बिहार में। एक कर्पूरी ठाकुर के रिजिम में 77 से 79 के बीच, और फिर दूसरी बार लालू यादव के शासनकाल के दौरान 90 के बाद। हर छोटी से बड़ी घटनाओं पर नेता विपक्ष की भूमिका ही नहीं होती है कि वो सरकार को घेरे, घटना स्थल का दौरा करे, जनता के आंसू पहुंचे। क्या तेजस्वी यादव ऐसा कर पाने में सक्षम है? नहीं कर पा रहे हैं, अब तक नहीं किया है। अभी ये देख लीजिए, वो चुनाव होना है और यूरोप के दौरे पे है। जब जब बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है बिहार में, बड़े महत्वपूर्ण समय रहे हैं बिहार की राजनीति के लिए, तेजस्वी यादव आउट ऑफ बिहार होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ रीच होते हैं बिहारियों के। तो लड़ाई बांकीपुर में प्रशांत किशोर को पता है एक रणनीतिकार के रूप में कि बिहार में पहले नंबर पे आने से पहले दूसरे नंबर की लड़ाई लड़नी है, और दूसरा नंबर पर कौन होगा इसकी लड़ाई है, और ये लड़ाई तय करेगा बांकीपुर। अगर प्रशांत किशोर को चमत्कार करने में सक्षम होंगे, अगर रेखा कुमारी को तीसरे नंबर पे धकेलने में सक्षम होंगे अगर प्रशांत किशोर, तो यकीन मानिए इसका दूरगामी असर पड़ेगा। क्योंकि बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है जो भाजपा विरोधी वोट बैंक है, वही तेजस्वी यादव की भी ताकत है, वही कांग्रेस की भी ताकत है, और उसी वोट बैंक पर निशाना है प्रशांत किशोर का भी, जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। वो वोट उसको मिलता है न कई बिहार में, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता हो। क्योंकि अब आप कहेंगे कि कौन आरजेडी को हराने वाले को मिलता है आरजेडी विरोधियों का वोट, तो क्योंकि आरजेडी अब फैक्टर नहीं है, बाकी को तो यकीनन नहीं है फैक्टर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर की लड़ाई है। अगर प्रशांत किशोर अगर जीत जाए तो वो पश्चिम बंगाल जैसी घटना होगी, चमत्कार होगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो गया है तो यकीन मानिए बिहार की राजनीति बदल सकती है। और अगर दूसरे नंबर पे भी प्रशांत किशोर आएंगे तो आरजेडी के अभियान को धक्का लगेगा, इसलिए कि बिहार में जो एंटी बीजेपी वोटर है उसके मन में एक धारणा बनेगी कि नहीं, प्रशांत किशोर भी बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, और ये बड़ा खतरा होगा तेजस्वी यादव के लिए। आज भी तेजस्वी यादव अगर नेता प्रतिपक्ष है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम वोट बैंक की है। जिधर मुसलमान जाता है वही बीजेपी के मुकाबले आता है, और मुसलमानों को प्रशांत किशोर से कोई परहेज नहीं है। ये हमने देखा है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो 4 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ था, जिसमें इमामगंज, बेलागंज जैसी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, याद कीजिएगा मंत्री, उस समय में हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रशांत किशोर से मुसलमानों को परहेज नहीं है।
मुसलमानों की आबादी के अनुसार टिकट देने की बात प्रशांत किशोर किया करते थे। तो वो क्रम एक बार फिर से आगे बढ़ सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जो सबको निर्भर करेगा बांकीपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने भी कहा कि मैजिक हो जाएगा अगर प्रशांत किशोर जीते हैं, तो पटना की जो बांकीपुर बाईपोल है अब सिर्फ बिहार नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में है। और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चा ये भी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति पीके के लिए कैंपेन करने पटना आ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा भी पीके की तारीफ कर चुके हैं। अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार में उतरता है तो बांकीपुर का ये जो मुकाबला है और भी हाई वोल्टेज हो सकता है। तो क्या जिस तरह से विजय थलापति की एंट्री या स्टार पावर बांकीपुर में पीके को बढ़त दिलाएगी, या चुनाव का फैसला आखिरकार जो है वो स्थानीय मुद्दे और कास्ट इक्वेशन और जैसे जैसे हमने अभी बात की कि और भी फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करेगा, या ये जो स्टार हैं, स्टार पावर हैं, ये कुछ ड्रैग करेगा प्रशांत किशोर की तरफ? मोटी की चीजें हैं। देखिए, जहां तक बात है थलापति विजय के पटना आकर चुनाव प्रचार करने का, तो थलापति विजय के चुनाव प्रचार से वोट नहीं बढ़ेगा। हाँ, एक माहौल तो बनेगा ना। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, जब अपने स्टार पावर की बात की है तो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्रशांत किशोर की प्रशंसा किया है। हाँ। अब शत्रुघ्न सिन्हा पटना के रहने वाले, इसी बांकीपुर विधानसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा 2020 में नितिन नवीन से हार गए थे। 39,000 वोट से नितिन नवीन ने हराया था लव सिन्हा को भी। ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि थलापति विजय की तुलना में शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादा प्रभावी होंगे। तो अगर प्रशांत किशोर के समर्थन में थलापति विजय, शत्रुघ्न सिन्हा और ऐसे कई सेलिब्रिटी अगर चुनाव प्रचार करते हैं तो एक माहौल क्या बनेगा? माहौल ये बनेगा कि मुकाबला अभिषेक कुमार बंटी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं का मुकाबला आरजेडी कैंडिडेट से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से है। और जब ये माहौल बनेगा कि मुख्य मुकाबले में प्रशांत किशोर आए हैं तो उसका लाभ प्रशांत किशोर को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने बताया कि हर चुनाव दर चुनाव और विशेषकर पटना में गैर भाजपा दल के लिए चुनाव जीतना कितना मुश्किल है उसका मैंने आपको बताया। आप केवल समझिए कि 2010 में नितिन नवीन 60,000 वोट से जीते थे। 2015 में 39,767 वोट से नितिन नवीन की जीत हुई थी। 2020 में 39,000 वोट से जीते थे। 2025 में 51,236 वोट से जीत हुई थी। यानी विधानसभा चुनाव का ये परिणाम है। ये लोकसभा का मार्जिन नहीं है, ये विधानसभा सीट है। कहा नितिन नवीन इतने वोट से जीतते रहे। इनके पिता 86,000 वोट से, 72,000 वोट से जीतते रहे हैं चुनाव। तो ये वो विधानसभा सीट है। तो इसीलिए जब प्रशांत किशोर मुख्य मुकाबले में आएंगे पहले, उसके बाद ही प्रशांत किशोर और इस चुनाव का परिणाम तय होगा। मैंने कई बार कहा कि इस चुनाव में एक बात और समझिए मैत्री, कि क्योंकि हर चुनाव दर चुनाव एक एंटी जिसे हम कहते हैं ना जो इनकम्बेंसी होता है वो भी स्थानीय स्तर पर होता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी होती है हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन होता क्या है ना कि आम मतदाता तुलना करता है। इससे पहले अगर आप देखें गौर से तो हर चुनाव के दौरान मतदाता तुलना करता है कि यार ठीक है, बीजेपी ने काम कम किया होगा, नितिन नवीन ने कम काम किया होगा, लेकिन सामने जो उम्मीदवार है क्या वो नितिन नवीन से बेहतर है? ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और ये जो बीजेपी की आप मार्जिन देख रही है ना, उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि आप देखेंगे कि हर चुनाव में प्राय विपक्ष का उम्मीदवार बदला हुआ होता है। ठीक है, हर बार विपक्ष का उम्मीदवार बदला हुआ होता है जिसका कद नितिन नवीन से बहुत ही छोटा होता है। चाहे वो रेखा कुमारी हो, चाहे कांग्रेस के लव सिन्हा रहे हो, चाहे कांग्रेस के आशीष कुमार रहे हो, चाहे आरजेडी के विनोद श्रीवास्तव रहे हो 2010 में, या फिर उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के सामने शिवनाथ यादव रहे हो, उस बबन यादव हुआ करते थे आरजेडी के पत्ता में नेता हुआ करते थे, रामकृपाल यादव के करीबी थे। तो ये सब के सब भाजपा के जो उम्मीदवार होते हैं उनके सामने बोले होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का भले ही चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन एक कद तो है
और बीजेपी का उम्मीदवार भी नया कैंडिडेट है अभिषेक कुमार। तो एक अवसर है प्रशांत किशोर के लिए, एक अवसर है। अवसर आरजेडी के लिए भी, ऐसा नहीं है कि आरजेडी के लिए अवसर नहीं है, आरजेडी के लिए भी अवसर है, लेकिन अवसर तो सबको मिला है। मतलबी राजनीति में भी, जीवन में भी मिलता है। जो अवसर का फायदा उठाता है वही चुनाव, वही जीतता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल है प्रशांत किशोर इस मौके का, जब नितिन नवीन खुद उम्मीदवार नहीं है, एक नया उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का, अभिषेक कुमार बंटी। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है अभिषेक कुमार बंटी, एक आम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, तो ऐसे मौके पर अगर प्रशांत किशोर इसका फायदा उठा ले तो इससे बेहतर मौका प्रशांत किशोर के लिए भी और आरजेडी के लिए भी, दोनों के लिए खुला मैदान है, मैदान खुला हुआ है। जो इस मैदान पर आज इस चुनाव में 30 जुलाई को चौकसी मारेगा, आप यकीन मानिए इसका असर लंबे समय तक बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव का एक और परिवर्तन होगा इसका। अगर आरजेडी तीसरे नंबर पर गई, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे या जीत गए चुनाव, तो एक और संभावना बनेगी कि कांग्रेस पार्टी भी आरजेडी को छोड़ेगी और प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस का गठबंधन आने वाले बन सकता है। इस संभावना को भी बढ़ाएगा ये। और अब आप देखिए एक और तीसरी संभावना भी बनती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की आपने बात किया, अब केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि सीपीआई सीपीएम को भी, जैसे राजनीतिक दल को भी आरजेडी से कोई मोह होगा ये कोई आवश्यक नहीं है। वामपंथी पार्टियां भी आपने देखा तमिलनाडु में कि जिधर कांग्रेस गई उधर वामपंथी पार्टी गई, न कि वो डीएमके के साथ रहे। अगर कांग्रेस गई थलापति विजय के साथ तो सीपीआई सीपीएम भी गई थलापति विजय के साथ। तो ये एक नया परिवर्तन है और प्रशांत किशोर उसकी धुरी बन सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं तो एक चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिल सकता है। एक नया ध्रुवीकरण हो सकता है बिहार में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी आ सकती है प्रशांत किशोर कांग्रेस के गठबंधन के साथ। तो कुछ नहीं संभव है, सब कुछ 30 जुलाई को बांकीपुर के मतदाता तय करेंगे किसका। बिल्कुल, बांकीपुर बहुत कुछ बिहार की राजनीति में चेंज करने वाला है और कई तरह के बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। सर, इसी तरह से एक बड़ा गेम चेंजर सामने आ सकता है पीएम की, जो इस तरह से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक वर्किंग पेपर में ऐसा फॉर्मूला सुझाया गया है जिससे बिहार की 40 लोकसभा सीट बढ़कर अब 60 हो सकती है, यानी सीधे 20 नए सांसद। तो प्लान ये है कि पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बेगूसराय समेत 10 बड़ी सीटों को 3-3 हिस्सों में बांटा जाए और दावा है कि इससे रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा और उत्तर दक्षिण के सीट विवाद का भी हल निकल सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, अंतिम फैसला अभी इस पर नहीं हुआ है। तो क्या ये ऐसे में सवाल उठता है कि ये नया डिलिमिटेशन फॉर्मूला जो है वो बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर कोई नई पॉलिटिकल टेंशन की ये शुरुआत बस होगा? देखिए, इसका जो कुछ भी असर पड़ना है वो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सीटें जो बढ़ने जा रही है मतलब वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ने जा रहा है। जैसे बिहार में 40 जो लोकसभा सीटें हैं वो 60 हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं वो 120 हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में 42 है तो वो 63 हो जाएगी और महाराष्ट्र में 48 है तो वो 72 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर चूंकि देखिए भारत के संविधान में अगर हम देखें तो भारत एक संघ है, राज्यों का गठन शासन की सुविधा के लिए किया गया है। भारत जो है कोई राज्यों का महासंघ नहीं है अमेरिका की तरह, जहां हर की अपनी अपनी अलग अलग जिसे हम कहते हैं ना कि अलग अलग नागरिकता हो हर राज्य की, ऐसा नहीं। भारत एक राष्ट्र है और हर राज्य को जब 50% सीटें बढ़ेंगी तो इसमें कोई भेदभाव मामला नहीं। ये केवल वोट बैंक के लिए, जो मैं ये नहीं कहता कि विपक्षी पार्टी कर रही है तो बीजेपी अगर विपक्ष में होती है सर बीजेपी भी नहीं करती। भारत में एक परंपरा बन चुकी है, क्योंकि कि जो विपक्ष में होता है सरकार कितना भी अच्छा काम करे फिर भी उसकी आलोचना होगी। सरकार अच्छा करे या सामान्य काम, तो मुझे लगता है न ये अच्छा काम है न बुरा काम है, ये सामान्य काम है, ये रूटीन वर्क है सरकार का। ये रूटीन वर्क है परिसीमन, डिलिमिटेशन करना। इसमें
कहीं से कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देश की परंपरा डेवलप हो चुकी है कि हर मामले में राजनीति करना है राजनीतिक दलों को। तो इसीलिए जिन दक्षिण भारत के कुछ राज्य जो है अपने मतदाताओं को उकसावे की राजनीति कर रहे हैं वहां, जिससे कि अपनी पार्टी के लिए वो कुछ नहीं संभावनाएं कटोल सके, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि डिलिमिटेशन में, हाँ डिलिमिटेशन में असल खेल कहाँ होता है इसको समझिए। सीटों की संख्या बढ़ जाना मुद्दा नहीं है, डिलिमिटेशन में सीटों का जो विभाजन जो होता है, का जो स्वरूप होता है ना, उससे अंतर आता है। और वो अंतर लाने में सबसे ज्यादा सक्षम वो पार्टी होती है जो सत्ता में होती है। 2009 में जब डिलिमिटेशन हुआ था देश के अंदर, ठीक है, तो उसमें सीटें नहीं बढ़ी थी, लेकिन सीटों का स्वरूप बदल गया था। याद होगा आपको, सीटों का स्वरूप बदल गया था, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों की सीमाएं बदल गई थी। तो जो पार्टी उन दिनों सत्ता में थी, ठीक है, उसने उसका लाभ उठाया था। वो पार्टी लाभ उठाने में, अपना काम करने में कामयाब हो गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, तो असम में जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान असम में जब डिलिमिटेशन हुआ है, तो आपने देखा कि अभी इस विधानसभा चुनाव में डिलिमिटेशन का लाभ बीजेपी ने उठाया हुआ कि पहले जो लगभग 30 के आसपास विधानसभा सीटें ऐसी होती थी असम में जहां मुसलमान जिसे चाहे उसे जिता सकते थे, लेकिन अब उन सीटों की संख्या घटकर 22 पर आ गई। एक लोकसभा क्षेत्र बन गया मतलब 26 लाख का, दूसरा लोकसभा सीट रह गया 10 लाख का। इसी का परिणाम स्वरूप आपने देखा कि धुबड़ी लोकसभा सीट जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन चुनाव जीते 10 लाख वोट से, जहां बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोट से चुनाव हार गए, ठीक है, तो इतना बड़ा लोकसभा सीट बना दिया बीजेपी ने उस लोकसभा सीट धुबड़ी को कि जिसमें 2 लोकसभा सीट समाहित हो सकती थी, 2 लोकसभा सीट को मिलाकर 1 बना दिया बीजेपी ने, जिससे कि मुसलमान कम जीत सके चुनाव, कांग्रेस को नुकसान हो, बीजेपी को तो मुसलमान वोट देता नहीं है। तो ये सब खेल होता है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने से कोई अंतर आएगा। और मैं बताऊं आपको, विपक्ष भी इसलिए डिलिमिटेशन का विरोध कर रहा है कि चूंकि विपक्ष, अगर यही कांग्रेस पार्टियां सत्ता में होती तो कांग्रेस की मर्जी के अनुसार सीमाएं बनाई जाती और लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटों का सीमांकन होता, तो बीजेपी आज विरोध कर रही होती। तो ये असली खेल है, संख्या असली खेल नहीं है। संख्या के नाम पर केवल जनता को भरमाया जा रहा है। असली खेल यहाँ है और इसी खेल से डिलिमिटेशन नहीं होने देना चाहती विपक्ष किसी भी कीमत पर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ये मौका नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी और अन्य जितने भी विपक्षी दल है कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान कोई डिलिमिटेशन हो। असली खेल ये है और उसका कारण है असम मॉडल। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।